खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें फिर हम मौजूद मेहमान की तरफ जाएंगे। अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात और जंग जो है वो साथ साथ जारी हैं और हम आई डोंट नो वाई ये इस तरह के क्यों कर रहे हैं, और हम इसमें रहनुमाई हासिल करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिस तरह से हम बात करते रहते हैं कि हर जंग के और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्या हासिल कर सकते हैं। हमारे पास एक रेगुलर और फार्मिडेबल आर्मी है जिन्हें क्वाइट रिसेंटली अपनी जो मेटल है, जो वर्थ है, जो अकूमन है, वो हमने साबित भी की है। इस पर इसके हवाले से रहनुमाई लेंगे। भारत फिर बार बार वो नवंबर में हमला करेंगे, ये करेंगे, एक अजीब गू मगू की कैफियत है। और यूँ लगता है कि जो एक टूट फूट अंदर बीजेपी के अंदर चल रही है उसको वो कैसे ऑफसेट करें, क्या करें। इसलिए हमें इस पे भी हम देखेंगे कि क्या कोई एडवेंचर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और साथ साथ इजाफी गैस होने के बावजूद महंगी क्यों की जा रही है। मेरे ख्याल में इसके डांडे भी कहीं हमारा जो कतर वाली डील थी उससे तो नहीं मिलते। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर अपोजिशन लीडर के हवाले से कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब लीडर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रिटायर्ड एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच, आप हमें गाइड करते रहते हैं। चिश्ती साहब, आपको ही मैं कोट करता हूँ जस्ट टू माई क्वेश्चन कि देर आर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी कैंपेन के, और जो उसका आउटकम है उसको फिर हम कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, टू डिटरमिन वेदर दिस वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन या सेल्फ डिफीटिंग थी। जो हमने देखी इंडिया के हवाले से कि सेल्फ डिफीटिंग थी। हम चाह रहे हैं हमसे बात करें, दे आर नॉट कमिंग अराउंड। वो कोई बात नहीं, क्या मकसद हो सकता है उनका, नोइंग वेल कि अगर हम ऑल आउट गए और या हमने अफगान ट्रेड ही बंद कर दी तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो व्हाट इज देयर मोटिवेशन एंड व्हाट डू दे वांट टू अचीव? जनाब चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब और शाहिद साहब, आपने इन्वाइट किया और मेहरबानी आपने मुझे याद दिलाया तो आपको तो मैं तो बिल्कुल आपने सही कि जब भी कोई इस तरह की कैंपेन लॉन्च इसमें बार दफा इतनी ज्यादा कीमत होती है कि जाहिर है आपको या इतना बड़ा एक्सेंटिव या पॉजिटिव एक्सपेंस नजर आते हैं कि आपको फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं पॉजिटिव तरफ जाएंगे। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे नई फाइट की और स्टूडेंट स्ट्रैटेजी का बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का कोई जाहिर है वो हमारी फेवर है। टेम्परेरीली जो हम अचीवमेंट्स करते हैं या सक्सेस करते हैं या स्ट्राइक्स करते हैं वो कामयाबी से हमकनार होती है। लेकिन उसका मैंने फिर जो आपने कहा कि हमें और ऑब्जेक्टिव एक्ट देखना होता है, मेरा ज़्यादा नॉर्मल हिंदुस्तान है या मेरा बिल्कुल ज़्यादा खुशी है तो मुझे नजर आता था कि इसके अंदर हिंदुस्तान की बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि चाहे वो हमें करें इस साइड पर हम बस कंप्लीट करें और हम कोई प्रॉब्लम वगैरह के देख रहे हैं और आपसे यूज होते रहे और जाहिर हमारे स्पोर्ट्स को जीत रहे जानों को जो हमारी फेवल। अब जाहिर है जब मैंने पहले जब दोहा पे बात की थी तो दोहा लगता था कि पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक चीज हमें याद रखनी चाहिए के जब भी कोई ऑफेंस करता है और अगर आपको गेन्स हासिल हो रही कामयाबियां हासिल हो रही तो वो सीजफायर आमतौर पर नहीं। और ये पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया कि सीजफायर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मैं इसलिए कहूंगा कि आपने एक्यूरेटली हाइड्रोक्स नॉकआउट किए थे, स्ट्राइक बड़ी एक्यूरेटली क्वांटिटी नुकसान हमने इतना कॉन्वर्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद जब पार्ट 2 हुआ तो मुझे खूब जाहिर होना शुरू हुए कि पार्ट 2 से जाने की जरूरत ही नहीं। देखिए दोहा में खूब आर्टिकल हो जाने के लिए एक दफा पाकिस्तान कर दिया, आपको टाइम दे दिया सोचने का, आप नेगोशिएशन हो रहे। ये टाइम पाए इसलिए किया गया था और तालिबान की तरफ से नेगोशिएट किया गया कि वो रीनेगोशिएट कर सके अपनी वैल्यू और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस कितना है इनके ऊपर उसको देख कर। इसका मतलब है कि सादा लफ्जों में बेहतर पैकेज की तलाश में थे कि आया पाकिस्तान के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए या हम इतनी प्राइस दे सकेंगे, और अगर वो प्राइस पाकिस्तान ने इम्पोज की तो फिर भारत से डिस्प्यूट किया जाए और कहा जाए कि देखें जनाब हमें वो ये थ्रेट कर रहे हैं ना, ये कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप इससे भी बेहतर कुछ करें हमारे लिए तो हम आपके साथ चलने को तैयार है। और आप ही देखिए जो तरक्की हुए हैं उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने भी कभी आज सुबह कहा है कि हमने 5 दफा ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया था, लेकिन जब वो 5 दफा बाहर गए और उन्होंने काबुल से रब्ता किया तो वो वापस आकर इसको टाल मटोल सामने में चिंता थे, इसका मतलब है जो मुज़ाकरात को सॉल्व किया था।
और स्टॉल करने की वजह मुझे कोई नहीं रहा, एक ह्यूज कंपनसेशन कह दें, इंसेंटिव कह दें, एक कागज कह दें या पैकेज कह दें नाम पे उसका, वो पॉसिबिलिटी एक विजिबल अब आगे भी है, जो मुझे उस वक्त शक था कि ये जो टाइम बाय किया जा रहा है ये नुकसान करेगा। ये मेरी नजर। बिल्कुल चिश्ती साहब, जब ये सीज फायर हुआ था तो उसी वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये वक्त जो है वो चाह रहे हैं और उस वक्त के अंदर अंदर जो है वो कुछ और करेंगे। यही हुआ। सर, जो मुज़ाकरात के हवाले से काबल का जो रवैया है और छुपी हुई साजिश जो है वो तो सामने आ चुकी है और उसमें ये साबित हो चुका है कि वहाँ से यहाँ से साजिश हुई और वो जो मुज़ाकरात में उनका रवैया था वो भी साजिशी था और वहाँ पर बदतमीज़ी भी हुई जिसका जवाब दिया गया बाकायदा तौर पर। अब अगर दहशतगर्दी होती है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम बाकायदा तौर पर कार्रवाई करेंगे और काबल पर भी कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे। अब अगर दहशतगर्दी होती है तो हम कार्रवाई करते हैं, तो जो सालिस हैं और मेज़बान हैं, ये पूरी दुनिया है जिन्होंने देखा कि वहाँ जो तालिबान हैं वो साजिशी जहन लेके आए थे, तो फिर वो तायद करेंगे हमारी। देखिए, ये सब की गेम ऑफ नर्व जब के अंदर आपने नर्व भी आजमाने, सिर्फ मसल नहीं आजमाने, उनसे आपने नर्व को स्टैमिना रोकना होता है कि कौन कितनी प्रोडक्टिव फॉर्स में। हिंदुस्तान ने हमारे से बड़ी भी कोशिश की और समझा था कि प्रोडक्टिव फॉर्स बड़ी काम देनी पड़ेगी, हिंदुस्तान को उसके साथ जहां टेक्नोलॉजी बोलनी पड़ेगी और 36 टारगेट अपने हिट करवाए 10 तारीख को और उसके बाद उनको ट्रम्प से रास्ता करना पड़ गया तो जंगबान से। यानी हर मुल्क की थ्रेशोल्ड होती है, चाहे इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिटरी। तो इसके अंदर भी मुझे अफसोस है, जाहिर है टीम फ्रॉम द एयरफोर्स मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारी दो तरफ को और खासतौर से आम फोर्स ओवरऑल की हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उधर से कोई ऐसी सिचुएशन जाती है तो उनको ज्यादा इफेक्टिव लगती है। अब बाई चॉइस नहीं मैं कह रहा, अभी जो मैं किसी प्राइवेट पॉलिटिशियन से नहीं कह रहा कि हमें जो कॉस्ट अफोर्ड करनी पड़ेगी वो मजबूरन करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सामने कई लोग जनाजे होते हैं। तो इसमें सर ये भी सामने आया है कि भारत ने इस अरसे में जिसमें सीज फायर हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर ये डोंग उन्होंने रचाया तालिबान ने, उसमें भारत ने उनको असला दिया है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वहां पर असला मुंतकिल कर रहा हो और वहां पर जो है वो अपने जो साजिशी वहां पर इरादे हैं वो पूरे करने के लिए वहां पर जो है लॉजिस्टिक जो है फराहम कर रहा हो, और किस किस्म का असला हो सकता है? मियां साहब, दो चीजें तो एक हमारे हाथ में हुई है और एक हमारे खिलाफ। कितने अरसे में जो पहले एस्केलेशन होती थी और जो अब एस्केलेशन हाथ में हमारे ये हुई है जो हमें मजबूरन करनी पड़ी, जो बात कर रहा हूँ तो मजबूरन ये करनी पड़ी कि पहले जब भी वहाँ पर पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन या माहौल खराब होता था तो हम करते थे यहाँ से ट्रेड बंद करते। हमें पता है कि 70% ट्रेड हमारे यहाँ से जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव। हम ज्यादा से ज्यादा करते थे, हम ये थ्रेट करते थे या थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग करते थे कि मुहाजिरीन को वापस दो, जो एक और प्रेशर बिल्ड होता था। इससे ज्यादा कभी हमने प्रेशर बिल्ड नहीं किया। पहली दफा हमने स्ट्राइक्स करके ये मैसेज किया कि इससे ज्यादा भी आपको देनी पड़ेगी। ये मैसेज तो हमारे हाथ में गया, बादल नापास ना चाहता हूँ। तो हमारे इस एक और फेवर में एक और चीज जा रही है, वो ये जा रही है कि चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के पेट्रोल में जब भी पिछले गए वक्तों में जब हिंदुस्तान को चाहिए थी कि वो एड को जाता था अफगानिस्तान में, वो ईरान के रास्ते बड़ा कॉम्पिटिटिव थी क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अप्रूवल था चाबहार के कंट्रोल में थी, यहाँ से सीधा अफगानिस्तान को एड पहुंचाना बड़ा आसान। अब वो भी हमारे हाथ में है, वो नहीं आप पहुंचा। जो आप कह रहे हैं कि असला कौन सा पहुंचाया जा सकता है, देखिए ये जो असले होते हैं ये रातों रात की जैसे प्लग एंड प्ले वाली वीडियो गेम होती है कि आपने प्लग लगाया, एयर कंडीशनर चल गया या टीवी पर, ये वेपन्स होते हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग होती है। और अगर वर्स्ट केस जैसे इंडिया ने इजरायली ऑपरेटिव को बुलाकर ऑपरेट करवाया था, अगर वो अफगानिस्तान करता है तो वो बड़ा खतरनाक मैसेज होगा हमारे लिए भी और हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टेक्नोलॉजी में भी इतनी एडवांसमेंट है और तालिबान की फौज में या उसकी मिलिट्री फाइट है कि वो इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को, नई उसकी एंटी एयरक्राफ्ट गन को या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन को इतनी जल्दी इंटीग्रेट करे जो उसकी फाइट है। वो जाहिर है कुछ मुल्कों से, लेकिन सर भारत तो साजिश करता है ना। भारत अब साजिश ये कर रहा है, जो इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया जो है वो खबर दे रहा, बल्कि मैं तो इसको कहूंगा कि वो इंतहाई किस्म का झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो राफेल की ट्रेनिंग लेंगे कतर में, और ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की जो है वो भी दिफाई मुआहदे में आ रहा है। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? देखिए, जब जंग होती है ना तो उस दिन आपके नहीं देखने के मैं गन किसकी उठा कर लाया हूँ, या अगर अमीदाद क्रिकेट खेलने चला जाए तो वो ये नहीं देखता कि फिर बैट किसका बेदाद कब फेंकोगे, लेकिन देखा जाता है बेदाद सब खेले जाते।
जो तेंदुलकर और फिर सचिन तेंदुलकर जो कंपनी बनाता है या कोहली बनाता है तो वो बैठ के बताते उस दिन कैसा खेला पाक फिजाइया ने उस दिन यही किया था। हमने ये नहीं देखा था कि हिंदुस्तान के पास जो राफेल है और स्वराज 2005 के हैं, S-400 रशिया का है, हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिका के हैं और इजराइल का ड्रोन आया हुआ है। जब हम मुकाबला होता है तो आप पूरी फाइट के साथ जाते हैं बगैर इसकी का लिहाज किए किसके सिस्टम ऑपरेट, तो हम जिसके भी ऑपरेट करें असल तैयारी होती है आपकी इंटीग्रेशन और पीस टाइम में आपने जितनी तैयारी की और वहाँ पे जितनी ज्यादा आपने एक्सरसाइज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आएगा आप दोबारा साबित कर देंगे। और अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो खुद अपना दिफा नहीं कर सके अभी चंद महीने पहले, तो वो बिल्कुल सर हमने साबित किया है, इसमें कोई शक नहीं और साबित करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी खबर ये आई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करना चाहता है और इस हवाले से उन्होंने जो LOC है वहाँ पर भी शरारत की और मुंह की खाई और सरक्रीक की जानिब जो है वो अपना दबाव बढ़ा रहा है। और ये ख्वाजा आसिफ ने भी आज कहा कि शायद भारत पाकिस्तान को छोटी जंग में उलझाना चाह रहा है, छोटे पैमाने पर जो जंग है। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि भारत इधर से दबाव डाले, उधर से तालिबान दबाव डालें और पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर ऐसा मुमकिन हुआ या सरक्रीक की जानिब से कुछ हमला होता है तो क्या सरक्रीक फिर उनके हाथ से जाएगा और साथ काठियावाड़ और गुजरात भी? देखिए जैसे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बड़ी बेमकसद की बात की थी जो मैं आज तक नहीं समझ पाया, जब उन्होंने कहा था कि हमने तो सिर्फ फितरतों पर हमला किया था और पाकिस्तानी फौज ने हामी पर हमला कर। देखिए हम कोई बनाना स्टेट नहीं, ये एक सॉवरेन मुल्क है, इसकी एक सॉवरेनिटी है, चाहे जिसको मर्जी आप डेजर्ट वायरस कहेंगे कुछ कहें, जब आप हमारी सॉवरेनिटी को पीछ करेंगे तो जवाब यही होगा। इसमें मैयर नहीं होता कि आपने सर्जरी किया तो हम काटीवार पे कर देते हैं, आपने हमारे किसी बेस पर किया नदीर के पास किया तो हम जाके कुछ पे अटैक कर देते हैं, ये नहीं होता। इट इज ओपन टू ऑल। और हमने इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब हमारे फाइटर जहाज गए तो उन्होंने ये नहीं कहा था, हालांकि उनके किसी फाइटर जहाज ने पाकिस्तान को फिजाई नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके 7 जहाज मार गिराए थे उनके बॉर्डर के अंदर। ये रेयर अटैक मामला है कि फाइटर जहाज एयरपोर्ट पहुंचे डिफेंस के लिए, लेकिन उनको ऑर्डर दे दिया जाए कि वो ऑफेंस लॉन्च करे और शूट डाउन करे, तो ये फिर रोकना बड़ा मुश्किल है। इसकी ब्रेक नहीं होती, ये कंट्रोल नहीं होता, इसमें एक्सीलेटर नहीं होता। वंस यू पेनिट्रेट तो फिर को याद रखना चाहिए कि फिर सिर्फ साउथ या सर्दी और ये मार्शल एरिया जो 92 किलोमीटर का दलदल है, हम इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। दलदल तो सिर्फ ना नेवी उसमें लड़ सकती है, दलदल में ना आर्मी लड़ सकती है, दलदल के ऊपर सिर्फ एयरफोर्स लड़ सकती है। तो मैं फिर एक सजेशन देना चाहूंगा कि इसको डिटेल इतना कर सके, अगर वो बढ़ाएंगे तो फिर चॉइस पाकिस्तान की होगी कर। अच्छा चिश्ती साहब ये फरमाइए, मैं तो इसे यानी आई डोंट नो वेदर आप इसको कैसे यानी हमें रहनुमाई करेंगे कि ये कभी वो कराची का कहते हैं और कभी उनका वो राजनाथ साहब बयान दे देते हैं, क्या ये सारा उनकी इंटरनल कंजम्पशन के लिए है? जो उनका हम जानते हैं पॉलिटिकली बहुत बुरी तरीके से मोदी साहब जो हैं वो नीचे उनकी आई है, और फिर ये बिहार का इलेक्शन भी ग़ालिबन नवंबर में ही आना है जिसमें ही माइट लूज़ हिज पावर, तो ये भी वजह हो सकती है। और साथ थोड़ा थोड़ा इधर भी माल फेंक रहे हैं अफ़गानिस्तान को कि जी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें, तो ये सारा यही लगता है। क्योंकि ऑल आउट जंग में तो मेरे ख्याल में वो अभी बहुत सोचेंगे बड़ी देर तक कि वो ऊपर आएँ, और ये जो कराची वाली बात और ये है, इसे हम यूँ पब्लिक कंजम्पशन या एक पॉलिटिकल बयानबाजी समझें, उनकी इंटरनल जो कंपल्शन है उस वजह से। ऐसा देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा, एक तो उनका इंटरनल इलेक्शन का मामला है ही है, और इंटरनली आपको देखा आपकी सारा बगैर बड़े क्लेम किए तो बहुत प्रेशर है। इलेक्शन आया खड़ा बाहर, बिहार की आबादी 13 करोड़ के करीब है, 7 करोड़ के वोटर है, ये हमारे पंजाब के सूबे से बड़ा सूबा है। हिंदुस्तान का तकरीबन 10% पॉपुलेशन है, और ये पेस सेट करेगा अगले इलेक्शन बड़े, कई बातों पर बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा, उन्होंने तालिबान को ये जो जिक्र किया है कि वो नेगोशिएशन ना कंट्रोल करें, कि उनको भी पैसे दे रहे हैं। देखिए हम इधर से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उधर से सिलेक्ट कर, तो हम दोनों करके एक बेहतर बारगेन पाकिस्तान से भी दे सकेंगे और जाहिर है तालिबान इंडिया से भी बेहतर बारगेन दे सकेंगे। तो ये सारा प्रेशर टैक्टिक्स है। एक जैसे मैंने कहा इंटेंट साबित ऐसे किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान डायरेक्ट यूज होगा, जब समंदर की तरफ वो अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे, समंदर से उनके ऐसे कैरियर हैं और जहाज भी हैं और जिनसे बराबर मिसाइल के लिए समंदर से जमीन पर फायर किया जाने वाला उनके पास मिसाइल है। तो वो डिप्लॉयमेंट। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा अपना, माफ़ी चाहता हूँ मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। ये जो भारत का एक और प्रोपेगेंडा भी है कि जी लद्दाख में वहाँ पे अनरेस्ट है,
तो ये हम तिब्बत में जो है वहाँ पे भी कोई बेस बन रही है, या बनेगी, या पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है, चाइना बना रहा है, और ये ताजिकिस्तान के हवाले से भी बात हो रही है। तो ये भी, ये मेरे ख्याल में ऑल दीज आर कॉन्स्पिरेसी थेरीज अगेन, जो आप कह रहे हैं कि वो डाइवर्ट करने के लिए इंटरनल उनकी गुर्बत, भूख, जिल्लत जिसका शिकार है एक अक्सरियत भारतीय अवाम की, और उनके पास कुछ और देने को है नहीं सिवाय ये जंग के खिलौने। तो इसे भी हम इसी का हिस्सा समझें, इस सारे प्रोपेगेंडा को भी। ऐसा वो आई थिंक जिसको मैंने कहा ना पोस्टरे, वो अपनी क्योंकि कौम को रोजाना बता रहे हैं, आपने नोट किया कभी देश में, कभी उनके आती थी, कभी कहते हैं, कभी से कोई खत्म नहीं की पार्टी जो है वो एक एक्सपेक्टेशन, जैसे मूवीज में सस्पेंस जारी रखते थे कि आप फिल्म के आखिर तक बैठे रहते हैं, आपको कहा जाता है कि आखिरी पेज ड्रॉप से बड़ा पड़ेगा है। तो आई थिंक लोगों को एंगेज करने के लिए इमोशनली और फैंटेसी उन्होंने एक तरीका अपनाया है, और इसके लिए जाहिर है उनको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। वैसे तो लोग नहीं मानेंगे, तो कभी वो लद्दाख में सदर का नाम देते हैं, कभी वो समंदर की तरफ कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम ऐसे सरप्राइज देंगे, तो वो कभी इस पाकिस्तान की जो बांग्लादेश है उसकी तरफ कभी कहते हैं कि आप उधर की तरह। तो ये सारे का सारा एक, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया काफी आगे बढ़ गई है, वो अपनी रेलेवेंस दोबारा गेन कर रहे हैं डोमेस्टिक। डॉक्टर चिश्ती साहब, आई थिंक यू कांट बी मोर प्रिसाइज एंड आपने बड़ा वाज़ेह तरीके से हमें समझाया। बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। नाज़रीन, इतनी बात जो अगर मैं सम अप करूँ तो इस वक्त जो बांझ रूलिंग क्लासेज हैं, ये इंडिया की हो जाए और दूसरी हो जाए, ना कोई कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कोई लोगों को डेवलप कर सकते हैं। रोज़ाना पाकिस्तान ने कर दिया, इधर अफगानिस्तान को 4 टक्के दे के यहाँ पर धमाका करा दिया। इसके अलावा इस बेहुदा रूलिंग एलीट जो है मुसल्लत है हमारे हमसायों में, इसके पास और कुछ देने को नहीं है अपनी आवाम को। और मुझे लगता है कि अवाम बहुत जल्द ये समझेंगे, और जो लद्दाख में हुआ है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो पूरी इंडिया में होगा। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ अपनी बातें करते हैं। अब क्या वाकई में महंगाई कम होगी? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो क्या है, मैंने बड़े डिटेल में जाके देखी है, तो उसको हमने कैसे ट्विस्ट किया, क्या रात को न्यूज़ रूम में सुर्खियां दाएं बाएं हुई, या वाकई मुल्क में जो गुर्बत है वो कम होगी है, इस पर हम आपसे यानी बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये इत्तेफाक है कि ये जो टीवी शीवी तो बड़े देर बाद आया, तो हमारी मुशक्क़तें जो हैं वो हमने न्यूज़ रूम में गुजारी, सुर्खियाँ बनाते हुए। एक मैंने बड़ी तरक्की देखी है मुल्क में, और वो तरक्की जो है वो माशाल्लाह पहले हम देखते थे लीड, सुपर लीड, एंकर, ये मरी है ना, जो बेशुमार अखबारी तरक्की मैंने देखी। फिर आजकल हम टीवी की स्क्रीनों पे भी तरक्की देखते हैं। ये कुछ छोटा सा एक मसला है, ये इन सुर्खियों में से तरक्की निकल के कभी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। जिस तरह आज मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सारी मैंने पढ़ ली, गुर्बत खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अंदर गया, मैं ब्लूमबर्ग में जाके देखा, हर जगह जाके देखा, तो मुझे लगता है कि ये तरक्की जो है वो मेरे लगता है कि न्यूज़ रूमों में मैन्युफैक्चर की गई है। क्योंकि मैं भी माशाल्लाह इस अजीम काम का हिस्सा रहा ही हूँ ना, अखबारों से आए थे। तो आपको क्या लगता है? देखिए कायद साहब, इस वक्त मैंने आज जब सुबह में दफ्तर आया तो मैंने देखा 3-4 अखबार मैंने देखे, उसमें रोज़नामा जंग है, रोज़नामा एक्सप्रेस है, और दीगर वेबसाइट देखी तो उनमें अलग अलग खबर थी जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी हुई। एक अखबार लिख रहा था, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में इस साल महंगाई बढ़ेगी और आइंदा साल जो है वो कुछ कम होगी। अच्छा, दूसरे अखबार की जो जूं दे रहे थे, जी, दूसरे अखबार की जो लीड थी वो ये थी कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। आलमी बैंक कह रहा है कि जो वो गुर्बत जो है वो कम हुई है। किनकी गुर्बत कम हुई है? जिन्होंने दुबई में प्राप्तियां खरीदी हैं या आम आदमी की? नहीं, ये नहीं बताया। उसमें ये बताया गया कि आइंदा माली साल जो है वो उसमें 21.5% तक जो गुर्बत की शरह आ जाएगी। अभी जो है वो 22.2% है। आपने इससे पहले आपने देखा था सर कि सितंबर में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि 45% गुर्बत है। अब वर्ल्ड बैंक ने यूटर्न लिया है, या हमारा वही बात की सुर्खियां जो हैं वो ट्विस्ट की हैं, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने साथ ये कहा है कि 7.2% जो है वो महंगाई की शरह है, और आइंदा साल जो है वो 6.38% पे आ जाएगी। अच्छी बात है अगर ऐसा हो, लेकिन कायद साहब इसमें एक जो खुशखबरियां हैं वो भी हैं। वो ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ चुके हैं और वो सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब उन्होंने दौरा किया, बड़ा कामयाब दौरा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जो है वो एक तो इक़्तिसादी जो फ्रेमवर्क है उस पर इत्तफाक हो गया है कि हमने किन किन शोबों में क्या क्या काम करने हैं।
सऊदी अरब ने डैम्स जो है उन पर सरमायाकारी करनी है, तवानाई में सरमायाकारी करनी है, इसके अलावा जो है वो ज़राअत में सरमायाकारी करनी है, माइंस में सरमायाकारी करनी है, और जो दीगर मंसूबे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पानी के मंसूबे हैं उसमें सरमायाकारी करनी है। और इस हवाले से पहले MOUs थे। सर आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर सऊदी डेलीगेशन आया था, उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर तमाम मामला तय कर लिए और उसके बाद अभी वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं। अगले महीने हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएँ और ये ऐलानात बाकायदा तौर पर हों, क्योंकि इसका ऐलान उसी तरह करना चाहते हैं दोनों हुकूमतें जिस तरह दिफाई माहदे का हुआ था। तो ये बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी है। सर इसके अलावा जो सऊदी अरब के अंदर जो स्पेस निकली है वो बहुत बड़ी स्पेस है, जो न्यूम सिटी है, और इसके अलावा वहाँ पर एक मुअल्लक किस्म का एक स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है और AI की जो है वो रेवोल्यूशन वहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर जो नौकरियाँ हैं वो इतनी बल्क में निकली हैं कि कहा जा रहा है कि लाखों लोग वहाँ पर खप सकते हैं, और जो हुनरमंद और जो एक्सपर्ट्स हैं IT के, पाकिस्तान के अंदर इस पर जो है बड़ा ज़ोर शोर से काम हो रहा है ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो IT पढ़ें और फौरी तौर पर वो स्पेस जो है वो उसको कवर करें। अब देखिए सऊदी अरब ने वहाँ पर कफील की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी है, वहाँ पर वो ऑफर कर रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो विद फैमिली वहाँ पर आए, तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। कहता हूँ नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। हाँ, हर पाकिस्तान का बच्चा जैसे डिग्री मिलती है सर वो जाके एम्बेसियों के चक्कर लगा रहा होता है कि मैं किवें नसायत हूँ, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। बात ये है कि इंट्रिंसिकली मिसाल के तौर पे हम तरक्की की बात करते हैं, रिलीफ की बात करते हैं। अरे भाई कोई गैस में रिलीफ हुआ, कोई बिजली की कीमतों में रिलीफ हुआ, आपने ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के लोगों की क्या जो तनख्वाह है उसको आपने इन्फ्लेशन के साथ लिंक किया हुआ है। देख रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में भी तो हम बड़ी वारदात करते हैं ना कि 6.2% होगी। 6.2% का मतलब है कि महंगाई पीछे जो हो चुकी है वो हो चुकी है, अब आगे इस रफ्तार से बढ़ रही है। क्या इस हवाले से लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं? कल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, गौहर एजाज साहब को मैंने इनको एक क्लिप देखा, बहुत बड़े यहाँ के वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कहा जनाब मैं तो फैक्ट्रियाँ बंद करके आ गया हूँ। आजकल वो माशाल्लाह प्रॉपर्टी सेक्टर में है और अल्लाह ताला और उनको कामयाबी अता फरमाए, बड़े ज़हीन एंटरप्रेन्योर हैं। तो बात ये है मियाँ साहब कि यहाँ पे ना आप हाथ डाल सके, आप और मुझे शो करते हुए 2-3 साल हो गए हैं। देखें क्या हुआ, कोई एक IPP खुला और दोबारा जो डॉक्टर इकराम उल हक लिखते हैं कि जो दोबारा मुआहदे किए गए फिर से जो आर्बिट्रेशन है, यानी जो हमारा सनती झगड़ा होगा उससे उसका फैसला भी गोरे करेंगे जो मुनाफा कमा रहे हैं। इंडिया ने, बांग्लादेश ने वो मुआहदे रिवोक कर लिए, उनका कि जनाब अगर आपका हमारा इंडस्ट्रियल कोई झगड़ा होगा तो हमारे मुल्क की अदालतें देखेंगी। हाथ काट के हमने उनको दे दिए तो बाकी फिरते रहें, कभी सऊदी अरब चले जाए, कभी इधर चले जाएं, सर की फर्क पैदा नहीं है। याद है तो मैंने भी लेके जानना, सब ये हम भी टूरिज्म कर लें। ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, यही है और हमेशा से है और रहेगा। ये प्रॉब्लम है लेकिन इस प्रॉब्लम को खत्म भी करना है। अब गौहर एजाज साहब की जो बात की आपने, प्रॉब्लम खत्म होगा। गौहर एजाज साहब जो है, साहब मेरी बात सुने, मैंने एक इंटरव्यू सुना था BBC पे, एक अंडरवर्ल्ड की औरत पकड़ी गई मेक्सिको में, वो धंधा करती थी इसका मनशियात का। उससे साफ़ी ने पूछा ऐसे कि ये मनशियात का धंधा ख़त्म हो सकता है? कहती ख़त्म हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको IEAE जो है, जो क्या नाम है उसका, जो इंटरनेशनल ड्रग अथॉरिटी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और साफ़ी का शायद आपको हुकूमत को भी ख़त्म करना पड़े। ये मैंने अनरिलेटेड है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये हो तो सकता है, मगर मियाँ साहब ये तब होगा कि जब हुकूमत करने वाले बिजली ना बना रहे हों, जब हुकूमत करने वाले चीनी ना बना रहे हों, जब हुकूमत करने वाले जो हैं वो ज़राए पैदावार पे काबिज ना हों और सियासी इख्तियारात को अपने मुनाफों में इजाफे के लिए इस्तेमाल ना करें और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मैनेज करके, जिस तरीके से वो अब्दुल्ला ने कहा था, क्या नाम था जिन्होंने ओगरा की बनाई थी, उनका बंद कर दिया ओगरा। तो मियाँ साहब सब कुछ कंप्रोमाइज्ड है, छोड़ें। सर आपने मंशियात की बात की तो एक 67 साला खातून जो है वो पाकिस्तान से गई और इंग्लैंड में जाके वो 25 किलो की आइस जो है वो वहाँ पर पकड़ी गई। ये कहाँ से जाती है, कहाँ से कैसे वहाँ यहाँ से वो निकली, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सर जहाँ तक गुर्बत की बात है, जहाँ तक तरक्की की बात है, तो इसकी अलामात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर अमली काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें जो सऊदी अरब का दौरा था, इसमें सऊदी अरब को CPEC में शामिल किया जा रहा है बाकायदा तौर पे। जो CPEC 2 है
उसमें सऊदी अरब शामिल होता है तो ऑयल की शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके अलावा ग्वादर पे जो है वो सऊदी अरब का बड़ा इंटरेस्ट है, वहां पर रिकोडेक में उनका इंटरेस्ट है। इसके अलावा दीगर जो मालिक जुड़ेंगे साथ, सऊदी अरब भी साथ जुड़ेगा, तो ये सारे का सारा जो है ये गुर्बत से बाहर निकलने की ही सबीलें हैं। अब चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया काजी साहब, चीन ने कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर वो 100 अस्पताल तामीर करेगा, 100 अस्पताल। ये बहुत बड़ा ऐलान है। और साथ उन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्रियल जोन भी बनाएगा। अगर बलूचिस्तान में अच्छा ये ना गैस की महंगी हो रही है, वहां पर हो जाते हैं, बन जाते हैं साहब, ये मेरे पास खबर है सर, वहां पर जो है वो तरक्की की जो है नई जो लहरें वहां पर सामने आपने ये जो खबर पढ़ी तो थी, ये सारा सीपेक 2 का समरी होगा। नहीं देखिए ना, हमने खबर पढ़ी थी कि चूंकि हमने जो मुआहदा कतर से किया हुआ है, अपनी गैस तो हम निकाल ही नहीं सकते, 2032 तक उसके पैसे देने और कैपेसिटी पेमेंट भी देनी है। ये जो री इमेजिन कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान को मिफ्ता इस्माइल साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आप हमारे दुख कम, इस मुल्क के दुख अवाम के कम कर सकें। और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आप री इमेजिन करते हैं तो हमें बड़ा खौफ आता है। मुझे तब भी खौफ आता है जब पता चलता है कि हमारे फ़लाँ हुक्मरान फ़लाँ मुल्क में जाके मुआहदा कर रहे हैं, हमारी टांगें कांपनी शुरू हो जाती है। हमें 1993 याद आ जाता है, 2002 याद आ जाता है, 2016 याद आ जाता है। और जी कहने यार फिर टुर के तस्वीरें बना के आ जाएँ, टूरिज्म कर लें, कोई मुआहदा ना कराना किधरे। काजी साहब ये बदकिस्मती है क्योंकि मुझे पता है 2015 आपकी मेरी है ना, उनकी खुशकिस्मती है जो करते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जी। तो उस वक्त वो PID में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये माहिदा होगा चाहे मुझे जितनी मर्जी धमकियां मिलें, और मैं वो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता जो उन्होंने वहां बयान किए थे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था ये माहिदा होगा, फिर उन्होंने माहिदा किया, और आज ये है कि ओगरा ने बाकायदा वहाँ दरखास्त आ गई है। मैं अर्ज़ करता हूँ मियां साहब, एक ब्रेक है, ब्रेक से ये है कि ये इतने दुख हम, वरना जो हमको दुख थे बहुत लादवा न थे, हमें सारा पता है। बात यह है कि जब आप हुक्मरानी करेंगे, सियासत करेंगे, पैगंबरों का पेशा करेंगे, दुकानदारी और हट्टी नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मगर तब तक शायद ना हो। अल्लाह बेहतर करे। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अपोजिशन लीडर जो हैं उनकी नाअहली की बात बता रहे हैं याद सादक साहब, इस पर देखते हैं कि जी क्यों नाअहल हैं जनाब अचकज़ई साहब, और उनकी जगह कौन आएंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, उन्हें कोई ऑफिस ज़ाहिर है होल्ड नहीं करना चाहिए, सियासत से तो हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए, लेकिन फिर इसको यानी शुरू से क्यों नहीं हम अप्लाई करते। अभी गुजरांवाला में जो हुआ था आपके सामने था, ये जो मैं तो वो नारे दोहरा भी नहीं सकता जो लगाए गए, और वो माशाल्लाह बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हैं। तो फिर अचकज़ई साहब को भी करें आप अपना नाहल, और उनको भी नाहल कर दें, क्योंकि कहते हैं ना जुर्म तब मरता है जब मुजरिम मर जाए। अल्लाह सब मुजरिमान को ज़िंदगी अता फरमाए, हम किसी की मौत में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कानून अप्लाई करें तो फिर वहाँ से कर लें कि इस मुल्क में जो हमारी यादाश्त पीछे जाती है, अखबारें निकाल लें, TV निकाल लें, वीडियो निकाल लें, जिसने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हर्जा सराई की है सबको घर भेजें, साथ अचकज़ई साहब को भी भेज दें। क्या साहब देखें, अपोजिशन लीडर का मसला है। अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद हो चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई। मुझे एक समझ नहीं आती कि PTI एक बहुत पॉपुलर जमात है और बहुत बड़ी जमात है, उनमें बड़े बड़े MNAs मौजूद हैं जो कौमी असम्बली में हैं, उनको कोई और जो है वो लीडर नहीं मिला कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है नामजद कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन सकते। आर्टिकल 63G अगर कैसा पढ़ा जाए तो उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि वो शख्स जो फौज मुखालफ तकारीर करता है, जो अदलिया पर तनकीद करता है, अदलिया के जजेस पर तनकीद करता है, उसको जो है वो 5 साल तक वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं रह सकता, नहीं बच सकता। और जो अदलिया पर अंदर हमले करवा के ऐलान करता है कि कीमे वाले नान मौजूद है, हमला आवरो, यहाँ से आ जाओ, तशरीफ ले आओ यहाँ से, जिसमें मरहूम अल्लाह ताला गरीक रहमत करे वो भी शामिल थे, तारिक अजीज साहब, और ये एक और हमारे जो उनको भी जदोकोब किया गया था अंदर, जिन्होंने खोल के बताया था सजाद अली शाह साहब को कि वो आगे जी और दुड़की लगा के भाग गई थी, तो उनको हम इख्तियार देते थे। सर हमने हिस्ट्री दुरानी तो नहीं है ना, हिस्ट्री है। और यार मैं कहता हूं हिस्ट्री ना दुराएं, लेकिन जिन्होंने जो किया है नहीं, ये कभी तो ठीक मेरी बात, हमारे पसंद के मुलजिम
और हमारे नापसंदीदा मुजरिम, ये क्यों यार? सर पार्लियामेंट में खड़े होके आप फौज को गालियां दें, पार्लियामेंट में खड़े होके आप जो है वो और अदालत में खड़े होके आप जजों को भगा दें, इस तरह करें तो फिर वो अपोजिशन लीडर तो नहीं, वहां पर अपोजिशन लीडर होता है। फिर शक पड़ता है सर, वो हुकूमत की समदुरुस्ती, फिर शक पड़ता है। और मुझे लगता है कायद साहब कि पीटीआई के पास तो कोई बिल्कुल ना बनाए। मैं अजीज ज़ई साहब का फैन नहीं हूं। ये वही है ना जिनके एक भाई गवर्नर थे। ये जब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पंजाब की रूलिंग एलीट के साथ मिलकर इक़्तिदार में बैठे हुए थे ना, मेरे लिए कोई लव लास्ट नहीं है उनके लिए। मैं ये कहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड खत्म करें, मेरा कोई इशू नहीं है। मैं इशू ये कहता हूं कि जहां हमें कानून हमें अप्लाई करना हमें कन्वीनियंट लगता है कर लेते हैं, लेकिन मुझे अपोजिशन लीडर जो है ना वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे। महमूद खान कोई फर्क नहीं पड़ता, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन लीडर या खुद होंगे या उनकी जमात से होगा। आज उनकी मीटिंग हुई है पीटीआई की और वहां उन्होंने इत्तेफाक तो कर लिया है महमूद खान अचज़ई पर, और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। वो और रिकॉर्ड का जायजा लेंगे कि ये कौन कौन सी तकरीरें करते रहे हैं वहां पर। लेकिन कायद साहब एक मुझे समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा समझा दीजिए कि तोशाखाना 2 केस जो है वो लंबा क्यों हो रहा है? मेरी बात सुन, वो लंबा होता जा रहा है। मुझे एक बात उसकी खत्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। हमारा दोस्त है कुलीग है रजी दादा, उसको आपने बुला लिया और उसको आपने जो है वो बदसलूकी भी की ना आपने वहाँ बैठ के। बिल्कुल ऐसे ही। क्या किसी हमारी पार्लियामेंट्री बॉडी ने बुलाया कि ओए इधर आकर दसो ये बिजली के मुआहदे किने कीते सन? देखना मेरी पार्लिमान है, मुझे गिला है उससे सर, मेरी उम्मीदें उसके साथ बनाई गई, टास्क फोर्स बनी हुई है, वहाँ हुआ, वहाँ बड़े तो आप बड़े कारोबारी हजरात के जो है मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, बड़ी जो मर्जी ला दो यार, मेरा की फर्क पड़ता है। हुई है 15 रुपए का यूनिट कम हो गया। बात सुनिए, मैं बड़ा हैरान हुआ। यहाँ एक मूवमेंट बनती है, उसमें लोग कहते हैं यार बिजली की कीमत कम करो, ये आटे की कीमत कम करो। ये गैर सियासी मूवमेंट है, सियासी कौन सी है? यानी इस कदर इस मुल्क की जो इशराफिया इंटेलेक्चुअल और ये जो सारे पढ़े लिखे डिग्रियां जेब में डाल के लाते हैं, मैं बरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, वो आम आदमी के इशू को सियासत समझते ही नहीं है। गैर सियासी चीज़ थी, गैर सियासी चल रही है। सर देखें, जो IPPs हैं उनकी पेशियां हुई, उनके फ्रांसिक ऑडिट भी हुए कुछ IPPs के, और आपने देखा कि बहुत से IPPs बंद भी हो गए। और ये भी सामने आया है कि बिजली की कीमतें कम हुई हैं। ये अलग बात है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो गया और सोलर पैनल्स की तरफ से हो नहीं रहा था। $30 बिलियन की रिकवरी फरमाई है नैब ने। ये नैब के पास इख्तियार है कि ये जो IPPs के मुआहदे खुलवा ले, या ये जो शायद खकान अब्बासी साहब वाला मुआहदा ये खुलवा सकती है। चीनी स्कैंडल, मैं जो बात चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, अनवारुल हक स्कैंडल जो थे सर, जो मैं बात करता हूं ना, मैं किसी बेस पे बात कर रहा हूं। अगले महीने से देख लीजिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे। अगले महीने से नैब एक्टिव होने वाली है। नवंबर रह गए 2-3 दिन, नवंबर के अंदर नैब एक्टिव होने वाली है। भट्ट साहब हम मान जाएंगे, आप ये मुआहदे खुलवा दें। ये चीनी और ये जो कहा गया है, राना तनवीर साहब मेरे बड़े भाई हैं, भाई मैं तो एहतराम करता हूँ, कहते हैं मौसम की वजह से, खराबी है मौसम की वजह से जो है वो चीनी बनाने वालों को 300 अरब रुपए का मुनाफा हो गया। ऐसा कोई मौसम हमारे घर भी भेज दें तो अगर होगा तो ठीक है। कई 100 खरब रुपया आना है पाकिस्तान में, सही, कई 100 खरब रुपया आना है पाकिस्तान में। रिकवरियां होनी है सर, बेहतर करें। बाहर भी पैसे पड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पैसे पड़े हैं, बहुत से लूटे हैं पैसे। NCCI मेरे ख्याल में कुछ जो महकमा था उसके DG को रिमूव कर दिया है। चलें, हम इस उम्मीद और इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला घी शक्कर मियाँ साहब के मुंह में कि ये सारे जो हैं मौसमों के फ़ायदे लेने वाले और मौसमों की ख़राबी के फ़ायदे लेने वाले किसी दिन नेट में आएंगे या नहीं आएंगे, इसी पे आज का प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।